एक गांव में गरीब बाप बेटा प्रसाद और रमेश रहते थे। वो मजदूर का काम करके पैसे कमाते थे और वो पैसे वो अपनी पत्नियों को दे देते थे। उन पैसों से सास बहू कुछ पैसे जरूरतमंद चीजों पे खर्च किया करती थी और बाकी पैसे वो जो जरूरत नहीं थे उन चीजों पे खर्च करती थी। ये मामूली खर्च नहीं थे, वो खर्च भी कर देते थे और उसका हिसाब भी नहीं रहता था। सासू माँ एक दिन तैयार होके बहू के लिए इंतजार कर रही थी। अनामिका की 2 पुत्री संतानें थी। अरे बहू, तैयार होने में और कितना वक्त लगाओगी? हम कोई लाख करोड़ रुपए के बने शॉपिंग मॉल में नहीं जा रहे हैं, ना ही फिल्म देखने जा रहे हैं। बाप बेटा घर आने से पहले ऑटो से बस घूमने जा रहे हैं। जब वो ऐसा कह ही रही थी, इस बीच में अनामिका बहुत अच्छे से तैयार होके बाहर आती है और अपनी दोनों बच्चियों को भी खुशी खुशी से तैयार करके शारदा के पास ले आती है। मैं कैसी लग रही हूँ माँ जी? हाय रे बहू रानी, वैसे तो मानना मुश्किल है कि बंदरों से इंसान कैसे बना, पर तुम्हें देखकर वो बात सच लग रहा है। वैसे तो विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है सासू माँ, पर एक बार शीशे में देख लीजिए। अपने आप को शीशे में देखकर आपको पूरी तरह विश्वास हो जाएगा। ऐसा कह के अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। सासू माँ गुस्से से बहू की तरफ देखने लगती है, फिर गुस्से के मारे अपनी बहू से कहती है, तुमने मुझे बंदर कहा, तुम बंदर हो। अरे सासू माँ, अगर बहू बंदर है तो क्या सासू माँ चिंपांजी है? ऐसा कह के अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। दादी, मैं और मेरी बहन कैसे लग रही है? बंदर के बंदरी बच्चे होंगे ना। क्या इसीलिए दादी माँ मेरे पिताजी को आपने जन्म दिया? ये सुन के अनामिका और उसकी छोटी बेटी जोर जोर से हंसने लगती है। हंसो हंसो, पकोड़ा और पानी पूरी मुंह लेकर, शारदा कहती है। ये सुन के अनामिका तुरंत अपनी हंसी रोकती है और सासू माँ को मनाने लगती है। फिर दोनों बच्चियों को साथ में लेकर ऑटो रिक्शा में बैठ के बस अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। घर पे क्या हो रहा है इस बारे में बाप और बेटे दोनों को ही कुछ भी पता नहीं था। उन्हें लगता था कि सास बहू बहुत अच्छे से परिवार चला रही है। पता नहीं अगर बाप बेटे को सास बहू के इस तरह के खर्च के बारे में पता चलता तो वो क्या करते। अच्छे से घूम घाम के शाम तक सास बहू लौट आती है, बिल्कुल उनके पतियों के लौटने से पहले। करीब रात के 8 बजे बाप बेटा घर लौट आते हैं। खाना खाने के बाद बाप और बेटा ठंडी हवा में बाहर बिस्तर लगा के उस पर बैठे थे। बेटा रमेश। कहिए पिताजी, पानी लाके दूं क्या? हाँ? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ लाके देगी। पर ये बताओ, इन सास बहू को एक साथ काम करते देख तुम्हें क्या लगता है? तभी एक बोतल पानी ला रही सासू माँ दरवाजे के पास आके रुक जाती है। तभी बहू रानी अनामिका कंबल और तकिया अपने पति के लिए ले जा रही थी। सासू माँ को इस तरह से रुकते देख उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो कहती है, सासू माँ क्या हो गया? बाप बेटे हमारे बारे में ही बातें कर रहे हैं, सुनो। बहुत ही आहिस्ता से अनामिका अपना कान लगाती है। उधर बाप बेटा बातें कर रहे थे। क्या हो गया? मेरे सवाल का तुमने जवाब नहीं दिया। अगर मैं कहूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और वो सुन के आप मुझे डांटोगे। नहीं डांटूंगा, बताओ। मुझे लगता है पिताजी ये सास बहू हमारे सामने अभिनय करती है। उसकी ऐसी बातें सुन के सास और बहू जो दरवाजे पे कान लगाई हुई थी बड़ा आश्चर्य होती है, फिर होश में आती है। फिर अनामिका से शारदा कहने लगती है, ये क्या बहू, अचानक से ये क्या कह रहा है? हम तो बहुत संभल के सब करते हैं। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तक कि मैंने अपने खर्च के बारे में उन्हें कभी बताया भी नहीं। वो इस तरह कहती है, फिर सोचती है कि उन दोनों को इस तरह कहने देना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो दोनों उनके सामने जाती है। सास बहू को उनके पास आते देख बाप बेटा भी अपनी चर्चा बंद कर देते हैं। सास बहू भी अपनी अपनी हाथों की चीजें उन्हें देती है, वहाँ से चली जाती है, फिर दरवाजा लगा देती है। रमेश ये बात गौर करता है, फिर वो अपने पिताजी को अपने संदेह के बारे में बताता है कि अब क्या करना है। एक दिन बाप और बेटा कुछ पैसे सास बहू के हाथों में देते हैं। वो पैसे सरपंच रघुपति जी को देना है, ऐसा कहकर सास बहू को वो पैसे देते हैं। जैसे ही बाप बेटा मजदूरी के लिए चले जाते हैं, सास बहू बाजार चली जाती है और अपने लिए कपड़े खरीद लेती है। अगले दिन बाप और बेटा सास बहू को बुलाते हैं
और पिछले दिन दिए हुए पैसे के बारे में पूछने लगते हैं। बड़े ही झिझक के साथ सास बहू इतराते हुए कहती है कि वो पैसे खर्च हो गए हैं। ये बात सुनने के बाद बाप और बेटे को बड़ा गुस्सा आ जाता है। मतलब मेरा जो संदेह था वो सही है। कैसा संदेह? हाँ, हम बाप बेटा खून पसीना एक करके पैसे कमा के लाते हैं और वो पैसे तुम्हारे हाथ दे देते हैं ताकि अच्छे से घर चलाओ, लेकिन तुम लोग नए नए कपड़े, चप्पल, पानी पूरी, पकौड़ी, दोपहर में बिरयानी ये सब खा के खर्च कर देती हो। अपने पति प्रसाद की ऐसी बातें सुन के पत्नी शारदा बहुत आश्चर्य हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। शारदा, अपना मुंह बंद रखो। क्या चाहती हो? बड़ा सा सुई ला के मुंह सिल दूं? प्रसाद की ऐसी बातें सुन के सास बहू अपना सर झुका लेती है। प्रसाद को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखें भर आते हैं। कैसे तुम सास बहू को समझाए शारदा? मैं और मेरा बेटा तुम्हें पता नहीं कितनी परिश्रम करते हैं, तब तो पैसे कमाते हैं। जब मजदूरी नहीं करते हैं तो लकड़ियाँ काटने जाते हैं, सर पे पत्थर उठाते हैं। ऐसा कह के बेटा रमेश के साथ वो घर छोड़ के चले जाते हैं। शारदा, अनामिका और बच्चे बहुत विनती करते हैं, फिर भी वो नहीं मानते। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। अनामिका के बच्चे अपने पिता के लिए बहुत परेशान थी, भूख भूख कहकर रो रही थी। शारदा और अनामिका लोगों के घर में नौकरानी का काम करने लगती है। शारदा अपने पति के बारे में सोच सोच के बीमार पड़ जाती है। उस हालत में कहती है, बहू, हमारी गलती के लिए उचित शिक्षा मिली है। इस वजह से बाप बेटा हम पे बहुत नाराज थे और नाराज होके हमें छोड़ के वो चले गए। मेरे पास वक्त नहीं है बेटा, तुम बच्चों का ख्याल रखना। ये सुन के अनामिका जोर जोर से रोने लगती है। अनामिका के बच्चे भी दादी दादी कहकर रोने लगती है। अचानक से शारदा उसका हाथ पकड़ के कहती है, बच्चों का ध्यान रखना बहू। कहकर शारदा दम तोड़ देती है। माँ जी, माँ जी। शारदा के ऊपर गिर के बच्चियां रोते हुए कहती है, दादी दादी। फिर अनामिका और बच्चे बहुत रोती हैं। गांव वालों की मदद से अनामिका शारदा का अंतिम संस्कार करती है। 3 दिनों के बाद बच्चों को साथ लेकर अनामिका शारदा के समाधि के पास जाती है। बच्चे समाधि पे माला चढ़ाते हैं। अकेली पड़ गई बहू समाधि पे बैठ के बहुत आंसू बहाती है। नमस्ते दोस्तों, रात के 8 बज गए हैं, फिर भी आप घर नहीं गए और अभी भी सीमेंट के बेंच पर इस तरह से बैठे हैं। मुझे देखकर आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है बेचारा पत्नी से परेशान है। जी नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन ऐसी कुछ दिक्कत है जिस वजह से मैं इस तरह यहाँ बैठा हूँ। मेरा नाम रमेश है। चित्रपुर कस्बे में एक निजी परिवहन कार्यालय में एक क्लर्क का काम करता हूँ। इधर मेरी तनख्वाह कम है और उधर ब्याज की रकम ज्यादा है, जिस वजह से घर का किराने का सामान लेने भी हमें दिक्कत होती है, जिस वजह से मेरे माता पिता शारदा और प्रसाद को मैं बहुत परेशान करता हूँ। बेचारे वो मुझसे नाराज होके कुछ कह भी नहीं पाते। ऐसा कह के वो अपने सीमेंट बेंच से उठ के खड़ा हो जाता है और अपने घर के तरफ वापस जाने लगता है। आज 2 तारीख है, जिस दिन मुझे तनख्वाह मिलती है। अगर मैं पूरा महीना बिना छुट्टी लेके काम करूँ तब जाके 2 तारीख को तनख्वाह मिलेगी। जैसी तारीख बदली 3 तारीख आया, वैसे ही सारे पैसे सब कर्जदार के पास चले जाते हैं और बाकी जो पैसे बचते हैं वो लेके मैं माँ को दे देता हूँ। ऐसा कहते कहते रमेश अपने घर लौट आता है। उसका घर काफी पुराना था। वहाँ पे ब्याज वसूली रघुपति घर के बाहर ही बैठा हुआ था। उनके साथ रमेश के पिताजी प्रसाद बातें कर रहे थे। बाप रे, रात के 8 बज रहे हैं और ये ब्याज लेने वाला रघुपति अपने घर ना जाके मेरे घर के सामने बैठा हुआ है। सोचता हूँ कम से कम आधा दिन तो मेरी आंखें पूरी तनख्वाह देख ले, पर हर महीने 2 तारीख को जब तक मैं घर नहीं आता हूँ ये रघुपति अपना घर नहीं जाता। कोई फायदा नहीं, लगता है अपनी तनख्वाह को मैं अच्छे से देख नहीं सकता, मेरी किस्मत में ही नहीं। ऐसा सोच के रमेश घर जाता है। वहाँ ब्याज वसूलने वाला रघुपति से रमेश मुलाकात करता है। मूल राशि वो कब तक वापस करेगा पूछता है। फिर रघुपति वहाँ से चला जाता है। बाकी रकम वो घर के खर्च में दे देता था, इसीलिए रमेश को मुश्किलों में गुजारा करना पड़ रहा था। जब रमेश के पिताजी बीमार थे तो उसने अपने सर पे बहुत उधार ले लिया, ऐसा तक कि वो अपनी शादी के बारे में भी भूल गया। उन्होंने एक लड़की को भी देखा था, अच्छी, दिलवाली, दयावान, खूबसूरत, जो बड़ों का सम्मान करे
उन्होंने रमेश के लिए अनामिका नाम की एक लड़की ढूंढा था। तभी रमेश कहता है, मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो दहेज दे, जिससे मेरा सारा उधार चुकता हो जाए और मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकूं। इस तरह सोचता है। फिर ऐसा परिवार ढूंढने लगता है जो उन्हें ज्यादा दहेज देंगे। एक दिन घर लौटने के बाद घर वाले रमेश से बात करते हैं और गरीब अनामिका से शादी करने के लिए उसे राजी कर लेते हैं। फिर बहुत ही कम लोगों को बुला के बहुत ही सरल तरीके से रमेश और अनामिका की शादी कराई जाती है। रमेश कुछ सोचा था और उसकी जिंदगी के साथ कुछ और हो रहा था। उस दिन रमेश का सुहाग रात था। रमेश हिसाब का किताब लेके बिस्तर पे बैठ के किसी चीज का हिसाब कर रहा था। बगल में बैठकर ये सब देख के अनामिका को बड़ा गुस्सा आ जाता है। आपको पता है ना आज कौन सा दिन है? पता है, पर अभी मुझे बच्चे नहीं चाहिए। जब मेरे पास पैसे होंगे तब उनके बारे में सोचूंगा। रमेश अपनी परेशानियों के बारे में बताने लगता है। अनामिका रोने लगती है। सुहाग रात के दिन हर पति अपनी पत्नी को खुश करता है, पर इधर रमेश ने अनामिका को रुला दिया। फिर वो सो जाते हैं। अनामिका एक फैसला लेती है और मन ही मन कहने लगती है, मुझे कैसे भी पुलिस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करनी होगी। उन्होंने कह दिया जब पैसे होंगे तभी संतान को जन्म देंगे। अगर पुलिस की नौकरी मिल गई तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। किसी को पता लगे बगैर मुझे पुलिस ऑफिसर होके दिखाना ही पड़ेगा। मैं अपने पति के बगल में खड़े होके उन्हें मदद करूंगी। दिन ऐसे ही निकलते हैं। रमेश हर दिन की तरह अपने काम पे जाता है। अनामिका घर का सारा कामकाज करती है, खाना पकाती है, सास ससुर का ख्याल रखती है। फिर अपने मायके जा रही है कह के वो पुलिस एकेडमी जाती है। एक दिन रमेश अपनी क्लासमेट अमृता से मिलता है जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। वो कॉलेज के दिनों के बारे में चर्चा करते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। अमृता अपना तनख्वाह बताती है, कितना प्रॉपर्टी है, ऐसे सारी बातें बताती है। ये सब सुन के रमेश को मन में अमृता के बारे में ख्याल आने लगता है, पर वो प्रकाश नहीं होने देता है। सो रमेश, तुमने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया जो कहा। अब तुम मेरे लिए एक अच्छा लड़का देखो, मुझे शादी करनी है। बस वो मेरे साथ रहे, हम मिलके अच्छी जिंदगी बिताएंगे। बाकी मैं सब मैनेज कर दूंगी। जिस लड़के को भी तुम मिलोगी वो बहुत लकी होगा अमृता। तो क्या वो लकी इंसान तुम नहीं बन सकते हो? ये बात सुन के रमेश चुप रहता है। वो कुछ जवाब नहीं देता। सॉरी, लगता है तुम्हें मैं पसंद नहीं रमेश। ऐसी बात नहीं है अमृता, मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, पर तो क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं, पर मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। बहुत मतलब करोड़ रुपए का उधार है? उतना भी नहीं है, बस 10 लाख का है उधार। बस 10 लाख? मैं मैनेज कर लूंगी। ये सुन के रमेश खुद को थोड़ा संभालता है। फिर अमृता से बहुत ही प्यार से बातचीत करता है। इधर अनामिका को पुलिस ट्रेनिंग के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलती है। अब अनामिका सोच ही रही थी कि अपने सास ससुर और पति को इस बारे में कैसे वो बताए। अब कहना ही था। तभी एक दिन जब सास ससुर रमेश हॉल में बैठे हुए थे, वो अपनी पुलिस ट्रेनिंग के बारे में उन्हें बताती है। सासू माँ, पिताजी, अजी सुनते हैं, मैं कभी कभी शादी के बाद अपने मायके जाया करती थी ना, पर अब मुझे वहाँ जाके 6 महीने रहने होंगे। मैं यहाँ रह रह के बहुत बोर हो गई हूँ। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश मन ही मन बहुत खुश होता है। शारदा प्रसाद को अच्छा नहीं लगता, पर वो मान लेते हैं। अब अनामिका पुलिस ट्रेनिंग के लिए पुलिस एकेडमी चली जाती है। 6 महीने निकल जाते हैं। इन 6 महीनों के अंदर ही रमेश अमृता से शादी करके उसे घर ले आता है। रमेश के सारे उधार मिट जाते हैं। रमेश अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। एक दिन पुलिस ड्रेस में अनामिका घर आती है। हॉल में देखती है कि उसके पति के बगल में अमृता बैठी हुई है। उसे देखते ही अनामिका को सारी बातें समझ में आ जाती है। अनामिका, तुम यहाँ, वो भी इस पुलिस ड्रेस में? मैंने रात भर पढ़ाई करके ये नौकरी पाई है। अब आपके तनख्वाह के साथ साथ मेरे इस परिश्रम के पैसे भी जुड़ जाएंगे। अब उसकी जरूरत नहीं है अनामिका, मैंने अमृता से शादी कर ली है। उसने मेरे सारे उधार चुकता कर दिए हैं। क्या कहा? पत्नी रहते हुए तुमने दूसरी औरत से अफेयर किया? तुम ना? अनामिका रमेश को अरेस्ट कर लेती है और उसे सीधा जेल भेज देती है। अमृता अपने जान पहचान वालों की मदद से रमेश को जेल से बाहर निकालती है। फिर एक जगह रमेश, अमृता और अनामिका मिलते हैं। अनामिका, मैंने जानबूझ के अन्याय नहीं किया। मेरे ऊपर इतना उधार था, इसीलिए मैंने अमृता से शादी की। अब तुम जो फैसला लोगी उसके लिए मैं मंजूर हूँ। मैं दीवार बनके तुम दोनों के बीच में नहीं रहूंगी। अब मैं देश का सेवा करूंगी।
पत्नी बच्चे लेकर तुम अच्छे से परिवार चलाओ। इस तरह से अनामिका कहती है और फिर पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी निभाने में जुट जाती है। ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।